Good morning. Welcome to the 3 month class of Plane to Paramount Volume 2। हम लोग जैसा कि आपको पता है इस क्लास में नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 2 बुक आती है उसकी वोकेबलरी सेक्शन अभी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैगरॉन वर्ड्स पढ़े थे, 3 टाइप्स, इन्वायरमेंटल, मेडिकल और इकोनॉमिक जैगरॉन्स हम लोगों ने पढ़े थे। ये स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जनरली मतलब सबकॉन्शियसली आपको एग्ज़ामिनेशन पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपका काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इस तरह के 3 टाइप के हम लोगों ने पढ़े थे। रेस्ट के इकोनॉमिकल 17 वर्ड्स हम लोगों ने करे थे और रेस्ट के वर्ड्स आज करेंगे और उसके आगे का जो भी सेक्शन आएगा उसको कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट वीडियो में 17 वर्ड इन्वेस्टमेंट तक हम लोग कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं इनविजिबल से। इनविजिबल्स याद रखिएगा, विजिबल्स LES लिखा हुआ है, ठीक है। इनविजिबल्स का मतलब होता है द करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट विच आर नॉट फिजिकल गुड्स। मतलब जो फिजिकल गुड्स होते हैं ना, जो कि हम लोग अपने पास मतलब एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, उनके सिवाय कुछ मतलब ऐसे गुड्स हम लोग के पास, जो इकोनॉमिक्स में ऐसे वर्ड्स और ऐसी चीज़ें इनविजिबल चीज़ें होती हैं जो लोग इस बैकग्राउंड से होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इनविजिबल्स का मतलब होता है बेसिकली भुगतान देय खातों का वर्तमान खाता घटक जो कि भौतिक वस्तुएं नहीं है ना। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ दे नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम लोग की आपस में संधि होती है उनके जो इनविजिबल्स होते हैं उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इनविजिबल्स का मतलब होता है कि भुगतान देय खातों का वर्तमान खाता घटक जो कि भौतिक वस्तुएं नहीं है, ठीक है। 19 लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ऋण या कर्जा, है ना, जनरली, है ना। लायबिलिटी, हमारे पर इतनी लायबिलिटी है, वैसे टाइप होता है। वैसे काफ़ी कॉमन है, एनी फॉर्म ऑफ डेब्ट ना, उसको लायबिलिटी कहते हैं। जैसे लोग लड़कियों को कहते हैं ये मेरी एक लायबिलिटी है, ठीक, वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इसमें इकोनॉमिकल वर्ड्स में इसको ऋण या कर्जा कहते हैं, ठीक है। जनरल वर्ड्स में भी यही कहते हैं, इकोनॉमिकल में ये कहते हैं लायबिलिटी। याद रखिएगा LIA होता है, ठीक है। यहाँ मेरे से गलती हो जाती है, अगर आप में से किसी की होती हो तो याद रखिएगा इस LIA BILITY होता है, लायबिलिटी। लूज पॉलिसी, दिस अप्लाइज टू fiscal and monetary policy and describes policy when it is set at level to stimulate further acceleration of economic activity। राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर लागू होता है, मतलब ना लूज पॉलिसीज जो इकोनॉमिक मतलब जो पॉलिसीज़ आती हैं उनके एप्लीकेशन में जो मेन वाइल वर्ड यूज़ होता है लूज पॉलिसीज़, देखिए लिखा हुआ है, या राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर लागू होता है, याद रखिएगा। 21 मोनोपोली, एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज़ ओनली वन सेलर एंड मैनी बायर, है ना। मतलब कहते नहीं है मैंने इस चीज़ पे मोनोपोली, इस राष्ट्र को इस चीज़ पे मोनोपोली कर ली है, या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने इस चीज़ पे मोनोपोली कर ली है। मोनोपोली का मतलब होता है खाली एक ही विक्रेता है, उसने ही ठान रखी कि हम ही बेचेंगे। अपनी कोई भी मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी छोड़ो, उसने प्रोडक्शन स्ट्रेटजी उसकी शेयर नहीं कर रखी है। जो भी उसका है ना बैकग्राउंड चीज़ उसको उसने शेयर नहीं कर रखी है, वो चाहता है खाली हम ही बेचें इस चीज़ को। एक मोटा मोटी इसमें इसको बोल सकते हैं मोनोपोलिक, मतलब एक ही बेचने वाला हो। एक उद्योग जहाँ केवल एक विक्रेता और कई खरीदार हैं, एकाधिकार उसने कर रखा ना, मोनोपोली, वही बेच सकता है। जैसे कि लेस चिप्स जो होते हैं उस पे उसने एक तरह के आलूओं पे मोनोपोली कर रखी कि उसी तरह के आलूओं से चिप्स बनते हैं, वही लेस चिप्स में यूज़ होते हैं, इस वजह से, है ना, उस टाइप की चीज़ें उसमें कहते हैं कि मोनोपोली कर लेना। हाँ, समझ गए होंगे आप लोग। 22 मोनोसोनी, याद रखिएगा, देखिए ये वर्ड आ गया PS, ठीक है, सोनी, पी इसमें वो है साइलेंट है। मोनोसोनी का मतलब होता है
मतलब नेग्लेजिबल टाइप का, जो मतलब एकदम ना के बराबर जो मूल्य होता है। मोनोसोनी का मतलब एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज ओनली वन बायर बट मैनी सेलर, ये गलत लिखा है। नगण्य मूल्य अतल्प मूल्य, ये गलत लिखा हुआ है। ये इंडस्ट्री एक तरह के बायर ना। मोनोसोनी का मतलब होता है बहुत ही कम मूल्य पे। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मतलब होता है कुछ विक्रेता, एक विक्रेता नहीं कुछ विक्रेता। एक उद्योग जिसमें केवल कुछ विक्रेता हैं लेकिन कई खरीदार हैं। अल्प विक्रेता धारक, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश में शायद गलती कर सकते हो। 25 ओपन इकोनॉमी, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट नॉर ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर उद्योग या पूंजी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जैसी कि 1981 में हमारे देश की थी ओपन इकोनॉमी। जो 3 तरीके की पॉलिसीज़ आई थी, आई थिंक जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी 11th क्लास वाली बुक, उसमें ये है ओपन इकोनॉमी। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मतलब आप अपनी इकोनॉमी की सब चीज़ों को एक मतलब इकोनॉमी को मना नहीं कर सकते, इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शन नहीं ला सकते। आपको हर एक किसी का वेलकम करना होगा और अपनी सारी पॉलिसीज ओपन रखनी पड़ेगी। ओपन मार्केट टाइप का ओपन इकोनॉमी वो होती है। 26 पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटी, इक्विटी प्रतिभूतियों और ऋण प्रतिभूतियों पर निवेश ना। इक्विटी और डेट पे जो, अरे यार जो मतलब एंजल 1 में जिनका अकाउंट होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अच्छे से जानते होंगे। इक्विटी और डेट में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता हर तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन बेसिकली वो इक्विटी और डेट में ही होता है। ठीक है, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत मतलब बहुत अच्छा वर्ड है यार, ये कैसे भी आ सकता है। ठीक है। 27 प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म एक तरह की पॉलिसी होती है जो कि विदेशी वस्तुओं के साथ घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टैरिफ, कोटा या अन्य आयात प्रतिबंधों के इस्तेमाल का समर्थन करती है। समझ रहे हैं, कोई भी विदेशी चीज़ हमारे देश से मतलब मेरे देश में आएगी या हमारे देश से वहाँ जाएगी, उसके बीच में एक तरीके का टैरिफ लग जाए या कोटा लग जाए या अन्य किसी तरीके के इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के साथ में वो हो, तो उनका इस्तेमाल उनके बीच में हो, तो उस तरह की चीज़ें का जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, टैरिफ, कोटा या और मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधों के इस्तेमाल का समर्थन करती है। इन तरह की चीज़ें जो जिस तरह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये 3 तरीके की चीज़ें होती हैं वो प्रोटेक्शनिज्म के अंतर्गत आती हैं। ये प्रोटेक्शनिज्म प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं या पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। रिसेशन, रिसेशन याद रखिएगा डबल सी लोग कर देते हैं। ठीक है, डबल एस है। एक तो रिसेशन में डबल कैरेक्टर है ना, और डबल एस के साथ कैरेक्टर है। एक डबल कैरेक्टर है, डबल एस है। ठीक है, RECESSION, रिसेशन। A decline in overall economy activity usually defined as 2 consecutive क्वार्टरली फॉल इन रियल GDP, संपूर्ण आर्थिक गतिविधि में गिरावट, आमतौर पर वास्तविक GDP में लगातार 2 गिरावट के रूप में ना। कहते हैं ना दो बार GDP में मूल्य ह्रास जब होता है तो उसे रिसेशन कहते हैं, 2 बार। ठीक है, उसे रिसेशन कहते हैं। 29 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कास्ड बाय चेंज इन द इंडस्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, 3 तरीके की मतलब जो 3 तरीके की बेसिकली मतलब एरिया का 3 तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंतर्गत जो इकोनॉमी फैली हुई है, इन तीनों कॉजेज़ की वजह से मतलब लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी जब सफ़र करती है तो कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं उसे। औद्योगिक, व्यावसायिक या जनसांख्यिक संरचना में परिवर्तन के कारण दीर्घकालिक बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक। सरप्लस 30, सरप्लस का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब व्यय आय से अधिक हो। लोग सरप्लस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मतलब जिसे कहते नहीं है कि अरे खर्चा मेरा ही चाहे मेरी जेब से चला जाए लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, उस तरह के केसेस में सरप्लस होता है। बिजनेस में या किसी भी बिजनेस आइडिया में 1 या 2 बार ही सरप्लस होता है, या मीन वाइल कभी कभी 1 या 2 बार सरप्लस होता है। लेकिन जब एक माइंडसेट से जब कोई ये चीज़ की जाती है कि चाहे मेरा पैसा लग जाए मुझे पैसा नहीं कमाना है, उस तरह के
केसेस में सरप्लस का बहुत फ्लुएंटली यूज़ करते हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब व्यय आय से अधिक हो, मतलब व्यय ज़्यादा हो रहा हो, आय की कोई मतलब वो ना हो कि आय आज बराबर मेंटेन है ना। बेसिकली प्रॉफिट को ना ध्यान देते हुए जो कि पॉलिसी चलाई जाए, ठीक, वो स्ट्रेटजी सरप्लस के अंतर्गत आती है। 31 टैरिफ। टैरिफ यार बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार आता है सिनोनिम वगैरह में, स्पेल चेक में भी आता है तो उसमें भी आता है सिनोनिम में, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम में। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क, अ टैक्स लीव्ड ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स में जो लगता है ना, इम्पोर्ट्स मतलब जो आता है बाहर की कंट्रीज से, उनको टैरिफ कहते हैं, टैक्स एंड टैरिफ। टैरिफ में याद रखिएगा डबल आर नहीं डबल एफ होता है, ठीक है। टैरिफ, ये डबल आर वाला टैरिफ जो होता है वो टैरिफ जो डलाते नहीं है, वो टैरिफ कार्ड पड़ता है, वो है। ये डबल एफ वाला टैरिफ जो है उसका मतलब होता है आयात शुल्क। 32 में है टाइट पॉलिसी। राजकोषीय और मौद्रिक नीति पर लागू होती है जो आर्थिक गतिविधि के विकास दर को कम करने के स्तर पर निर्धारित होती है। इस पर्टिकुलर वर्ड में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है ये वर्ड, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इस तरह का कोई सेंटेंस आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस तरह का कोई सेंटेंस आता है या इस तरह का क्लोज टेस्ट आता है जिसके बीच में कोई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो आता है, जिसमें क्लोज टेस्ट में छोड़ नहीं दिए जाते हैं वर्ड्स, उसमें अगर वर्ड्स में कहीं पे भी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज लिखा हुआ है एंड डिस्क्राइब अ पॉलिसी विच इज सेट अ लेवल ऑफ रिड्यूस रेट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को जो कम कर रही हो और फिजिकल संबंधी कोई भी पॉलिसी की बात हो रही है, वहाँ पे टाइट पॉलिसी का यूज़ हो सकता है। टाइट पॉलिसी के ऊपर क्लोज टेस्ट, टाइट पॉलिसी के ऊपर पैसेज, ये सब चीज़ें आती हैं भर भर के, ठीक। लेकिन ये खुल के लिखा नहीं रहता टाइट पॉलिसी। मीन वॉइल कहीं वर्ड यूज़ हो जाए तो ये याद रखिएगा कि जो आर्थिक गतिविधि के विकास दर को कम करने के स्तर पर निर्धारित होती है, ठीक है, उसको टाइट पॉलिसी कहते हैं। जब मतलब विकास दर कम होती है, आर्थिक गतिविधियों की विकास दर, तो उस जगह पर टाइट पॉलिसीज अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। ट्रेडेबल, ठीक। देखिए ये ट्रेडेबल ऐसी है, DABLE नहीं है, ये DEA। यही सारी चीज़ें जो ना, ये बीच मीन वाइल जो ये जो स्पेलिंग है, ये कहीं ना कहीं आप इस तरह का इस मतलब एज इट इज़ इस तरह की चीज़ें वो दिमाग में रख लेंगे ना, तो कभी भी इकोनॉमी संबंधी कोई भी अगर क्लोज टेस्ट या पैराग्राफ आता है तो उनको बहुत जल्दी आप कैच कर पाओगे, ठीक है। आप ये वर्ड्स से कई बार आप ये दिमाग लगा पाओगे। तो यहाँ ट्रेड, जैसे क्लोज टेस्ट में आया, ठीक है, ट्रेडेबल वर्ड, तो उसमें ये भी लिखा है TRADABLES, ट्रेडेबल, और ये भी लिखा है TRADEABLES, ठीक। तो आप समझ जाओगे ट्रेडेबल्स यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक, और LES ही यूज़ होगा। याद रखिएगा, ये कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब ये सिंगुलर प्लूरल से इसका मतलब ना भैया, ये अलग एक वर्ड है, ये इकोनॉमिक जैग्रॉन्स में आता है, इसीलिए जैग्रॉन वर्ड अलग से टॉपिक दिया हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग पढ़ाते नहीं, कोचिंग वाले, यूट्यूबर, कोई भी हो यार, कोई भी बहुत अच्छा वो हो, ये अक्सर मैंने किसी को पढ़ाते नहीं देखा। और ये कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा आपका 20% से 30% तक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। इसलिए मैं ये चीज़ें सबसे पहले कवर कर रही हूँ। गुड एंड सर्विसेज विच कैन बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, उन्हें कहते हैं ट्रेडेबल, ठीक। विनिमय योग्य वस्तुएं और सेवाएं, जो भी गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करी जा सकती है उन्हें ट्रेडेबल कहते हैं। ट्रेडेबल नहीं, ट्रेडेबल, ये मतलब ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। TRADEABLES, ट्रेडेबल्स, ठीक। 34 अंडर एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर इन जॉब्स विच ईदर डू नॉट ऑफर सफिशिएंट आवर्स ऑफ वर्क और डू नॉट फुल्ली यूटिलाइज देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। ऐसी नौकरियों में श्रमिकों की नियुक्ति जो या तो काम के पर्याप्त घंटों की पेशकश नहीं करते या उनकी क्षमताओं और कौशल का पूरी तरह उपयोग नहीं करते, अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं। मतलब कि कहीं कोई रूल नहीं है वहाँ पे कि इतने घंटे काम करना है, उनको समझो मतलब बधुआ मजदूर टाइप की कैटेगरी में बना दिया है, ठीक। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसे। तो यहाँ पे कंप्लीट हुए इकोनॉमिक जैग्रॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग
15 तक लीगल जागरण करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए मैंने अपनी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, ये बहुत अच्छे से आता है। जितना इकोनॉमी के जागरण है, जितना भी ये लीगल जागरण है, कभी मतलब 40% तक, कभी कभी मेडिकल वाले भी मतलब क्लोज टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, उसमें जनरली कभी कभी मेडिकल वाले आते हैं, वरना जनरली लीगल जागरण, इकोनॉमिक जागरण आते हैं। आप कहोगे कि हिंदू से आया था, कोई कहेगा कि मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से आया था, कहीं से भी आया हो यार, अगर 30% बच्चे ही होते हैं जनरली, वो डेली डेली हिंदू पढ़ते हैं और वहाँ से ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स लिखते हैं। ये वर्ड्स आप पढ़ लेंगे ना, तो आप हिंदू चाहे पढ़िए, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। चाहे उसके बाद, इसको पढ़ने के बाद चाहे मतलब वो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपको बहुत 65 to 70% तक हेल्प मिलेगी। इस वजह से मैं ये बार बार मतलब इम्फेसाइज कर रही हूँ इधर साइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को ज़्यादा हो रहा है। लीगल जागरण फर्स्ट वर्ड है एफियांट। सबसे पहले तो इसमें डबल कैरेक्टर है एफियांट में, डबल FAIANT, अफियांट है। ठीक, अफियांट एक तरह की शपथ होती है, या एक तरह का एफिडेविट मतलब वो कह सकते हो आप, जिसमें कि देखिए लिखा हुआ है ना, नोटरी पब्लिक दैट हिज स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट आर ट्रू, है ना। ऐसी नोटरी में शपथ लेना कि उसका बयान दस्तावेज सही है। जो सबसे पहले आप कोई भी केस स्टार्ट होता है, तो उसमें कुछ एक दस्तावेज या कुछ एक मतलब आपके सर्टिफिकेट भी नहीं कहेंगे उसको, कुछ एक कागज़ पत्तर जिसको कहते हैं, कागज़ पत्तर जमा होते हैं। ठीक, वो जो कागज़ जमा होते हैं उनको एक एफिडेविट के साथ में जमा करते हैं, या मतलब ना सत्यापन के लिए जो एक चीज़ लगाते हैं कि हाँ जो मैंने जमा किया है वो सही है, उसको बोलते हैं एफियांट। ठीक, शपथ कि ये जो मैंने जमा किया ये सही है। सेकंड, अपील में भी डबल कैरेक्टर है। जनरली लोग APEAL, ठीक, ये याद रखते हैं, याद रखिएगा। ये जब भी लीगल वर्ड की बात होगी, या लीगल कोई भी मतलब प्रोसेस, कोई भी मतलब लीगल मैटर चल रहा होगा, अपील उसमें डबल PEAL होता है, याद रखिएगा। अपील का मतलब होता है व्हेन अ पार्टी आस्क अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ जजेस डिसीजन फ्रॉम अ लोअर कोर्ट। ठीक है, जब एक पार्टी निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय से निवेदन करती है, निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध करती है, कहते हैं हम एक अपील दायर करेंगे, वो वाली जो अपील है ना, वो उसको कहते हैं APPEAL, वो है अपील। हाई कोर्ट में कोई भी हमारी याचिका, मतलब हम केस हार गए, तो वो याचिका हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, तो बोलेंगे नहीं याचिका, अपील, वही वाली अपील दायर करेंगे, उसको कहते हैं अपील। ठीक, थर्ड, अपीलांट, अपील करने वाले को कहते हैं अपीलांट। ठीक, अपीलांट है इसमें EAL नहीं है, ELLANT, अपीलांट। ठीक, अ पर्सन हु अपील्स फॉर रिवर्सल ऑफ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, एक व्यक्ति जो निचली अदालत के फैसले परिवर्तन की अपील करता, अपीलार्थी। पुनरावेदन करता, ठीक, जो एक बार पुनरावेदन करता है, जो वापस से आवेदन कर रहा है, अपीलांट कहते हैं। ठीक, अपील करने वाले को अपीलांट कहते हैं। और अपील कहते हैं जो कि लोअर कोर्ट के डिसीज़न पे एग्री ना करे, या उससे पूरी तरह से ओके ना हो, तो वो हायर कोर्ट में जा देंगे, वहाँ पे जो याचिका दायर करने को, उसको कहते हैं अपील। ठीक, और अपील करने वाले को अपीलांट। आर्बिट्रेशन, अ प्रोसीडिंग वेयर पार्टीज, कौन सी पार्टीज, जो कोर्ट में दो पार्टीज गई हैं, या जितने भी मतलब जो लोग भी हैं, वो वाली पार्टीज की बात हो रही है। ब्रिंग देयर dispute to neutral third party and agree to abide by her or his decision outside the court, कार्रवाई जहां पार्टियां एक तीसरे पक्ष के सामने अपना विवाद लाती हैं और अदालत के बाहर उसके फैसले का पालन करने के लिए सहमत होती हैं। पंच फैसला, देखिए सरपंची वाला फैसला। ठीक है, आर्बिट्रेशन उसको कहते हैं। ठीक, मतलब दोनों लोग सही हैं और दोनों अपनी सच्चाई बता रहे हैं, तो जो कोई तीसरा बताएगा कि इन दोनों में ज़्यादा सही कौन है, या जो दोनों में किसकी बात को मानने योग्य है, उस टाइप की जब भी कभी बात हो,
3 पार्टीज 4 पार्टीज ना, उसमें एक लोग मतलब पूरी चीज़ को डिसाइड करें कि सही है कि गलत, एब्रिएशन कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं, सॉरी, याद रखिएगा। 5th, और ये सब आर्बिट्रेशन वगैरह ये लीगल मैटर्स में यूज़ होते हैं, ठीक। अपीलांट, आर्बिट्रेशन, अफियांट, है ना, ये सब याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यार ये, मतलब बहुत आपको बहुत मज़ा, मतलब बहुत दिमागी तौर से आप काफ़ी पोटेंट महसूस करेंगे ये सब चीज़ें अगर आती रहेंगी। जनरली आपको पेपर में लीगल या इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल स्पेशली मिलते ही रहते हैं, ठीक है। 5th, बार, रिफर टू अ ग्रुप ऑफ बारिस्टर्स, ठीक। ये वो वाला बार नहीं है, ठीक, बार है ये जुडिशरी वाला बार है, लीगल। रिफर टू अ ग्रुप ऑफ बारिस्टर्स, बारिस्टर के एक समूह को कहते हैं बार, याद रखिएगा। BAR, बारिस्टर्स की जो बारिस्टर रॉय वही वाला बारिस्टर्स है। बारिस्टर्स की स्पेलिंग याद रखिएगा, इसमें डबल कैरेक्टर है, बारिस्टर, बहुत बड़े बारिस्टर बनना है ना, वही बारिस्टर्स है। बारिस्टर्स के ग्रुप को कहते हैं बार, ठीक। 6th, बेंच, रिफर टू अ ग्रुप ऑफ जजेस ऑफ कोर्ट, एक अदालत के न्यायाधीशों को समूह या न्यायपीठ की न्यायाधिकरण, ठीक। बेंच ऑफ कहते नहीं है, लिख के आता बेंच ऑफ 5 जजेस, ठीक, वही है बेंच। न्यायाधीश या न्यायपीठ के न्यायाधीशों के समूह को कहते हैं बेंच, ठीक। 7, चाइल्ड कस्टडी, एक बच्चे या बच्चों की कानूनी और शारीरिक सुरक्षा निर्धारित करने के लिए अदालत से अनुरोध करना, चाइल्ड कस्टडी कहते हैं, ठीक। उसको सिविल केस, एनी केस दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्रिमिनल चार्जेस, सिविल केस मतलब बहुत साफ सुथरा सिविल, है ना, सिविल से बहुत ध्यान रखिएगा, साफ सुथरा, स्टैंडर्ड, ऐसा केस जिसमें आपराधिक आरोप शामिल नहीं है, क्रिमिनल मारधाड़ नहीं शामिल है। सिविल केस एक बहुत सुलभ वार्ता वाला केस है, सिविल केस कहते हैं उसको। सिविल कोर्ट, ऐसा न्यायालय जो केवल दीवानी मुकदमे की सुनवाई करता है, कोर्ट दैट हियर्स ओनली सिविल केसेस, ठीक, उसे सिविल कोर्ट कहते हैं। सिविल केस वैसे दीवानी मुकदमे, दीवानी मतलब यार साफ सुथरे, जिसमें ये मारधाड़, क्रिमिनल, उन्होंने उनकी जान ले ली वहाँ पे आरोपी हत्या की जगह से, ये वाले केस नहीं। जनरली मतलब कि मतलब इनके सिवाय कोई भी और केस, सिविल केसेस या फैमिली केसेस, ऐसे सिविल केसेस, उस तरह के केसेस को सिविल केस में रखते हैं। उस तरह के केस जिस तरह की कोर्ट में आते हैं उसको सिविल कोर्ट कहते हैं, ठीक। 10th, काउंटर क्लेम, अ प्लीड filed by the plaintiff to respond to charges set forth in डिफेंडेंट आंसर, अभियोगी द्वारा दायर की गई एक याचिका जो प्रतिवादी के आरोपों का जवाब देती है, ठीक है। मतलब वो अपील जो अपोजिट केस से, जो हमारे अपोज वाले जो पार्टी है उसकी जो उन्होंने जो केस लगाई है उनके क्वेश्चंस के जो आंसर देती है ना, उस तरह की याचिका, उसको कहते हैं काउंटर क्लेम। कि मैंने यहाँ पे एक क्लेम किया और फिर उसके काउंटर क्लेम में उन्होंने ये बोला, ठीक, उसे कहते हैं काउंटर क्लेम, COUNTERCLAIM, काउंटर क्लेम। 11, डेक्री का मतलब होता है अदालत द्वारा दिया गया एक आदेश जो न्यायाधीश के निर्णय को निर्धारित करता है, ठीक, उसे कहते हैं डेक्री। ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट दैट सेट फोर्थ टू जजेस डिसीजन, मतलब कुल मिला के जो जज लिख के दे देता है उसके बाद उसको सुना दिया जाता है, उसे कहते हैं डेक्री, ठीक, कि इस डिसीजन में ये करना चाहिए। द जज डेक्रीज द, है ना, वही है डेक्री। DECRI नहीं है, EE है, डेक्री, इसमें भी डबल कैरेक्टर है, IE करके आ सकता है। तो डेक्री का मतलब होता है कि जो न्यायालय द्वारा न्यायाधीश के निर्णयों को निर्धारित किया जाता है। एक बेंच में 2 या 3 लोगों की वो आई, है ना, 2-3 न्यायाधीश बैठे हुए हैं, तो सबमिट में जो एक टू डिसीजन सुनाया जाता है उसमें उसको डेक्री कहते हैं, ठीक। न्यायाधीश के निर्णय को निर्धारित किया जाता है, आदेश, ठीक, उसे डेक्री कहते हैं। कि कंक्लूजन कुल मिला के द बेंच ऑफ द जजेस डेक्रीज, है ना, डेक्री ऑन द डिसीजन, वो ऐसी टाइप की जगह को उसको कहते हैं डेक्री। 12, डिफेंडेंट,
द पर्सन बीइंग स्यूड, जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडांट, DANT है, DENT नहीं है, DANT, डिफेंडांट। ये इन वर्डों में बताया, पहले भी मैंने बताया, यही एक दो कैरेक्टर से आप मतलब विचलित हो जाएंगे कि तो वही होगा। नहीं भैया, ये वो नहीं है, ठीक। और इन्हीं सबको रख के दो दो चार चार ऑप्शन में रख के आपको वो उसमें कंफ्यूज कराया जाता है। तो याद रखिएगा डिफेंडांट होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो उसे डिफेंडांट कहते हैं। व्यक्ति को कहते हैं, ठीक। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है जो इनके एविडेंस मिले। एविडेंस तो काफ़ी कॉमन है। डॉक्यूमेंट, टेस्टिमनी और अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज़, ठीक। जो एविडेंस दिए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा कि ये एविडेंसेस हैं कि मेरी ये बात जो भी मैंने रखी है वो सही है। द कोर्ट इज़ परसुएड द जजेस और जूरी टू रूल देयर फेवर। इन एविडेंसेस के बेस पे हमारा फेवर आप ले सकते हो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक। एक्स पार्टे, देखिए अब एक्स पार्टी नहीं है, ये एक्स पार्टी है, एक्स पार्टे है, सही से पढ़ा जाए तो मतलब सही से इसे याद करने के लिए भी कह सकते हो भाई एक्स पार्टे, लेकिन इसको पढ़ा जाता है एक्स पार्टी, ठीक। व्हेन वन पार्टी टू अ केस स्पीक्स और मीट्स विद अ जज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी और पार्टीज अटॉर्नी, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के या उसके वकील की अनुपस्थिति में न्यायाधीशों के साथ मिलती है, ठीक। एक पार्टी दूसरी पार्टी डायरेक्ट मिल रही, कहने का मतलब उसके बीच में जो भी वकील या और कोई नहीं है, सीधा डायरेक्ट मुलाकात हो रही है, उस प्रोसेस कहते हैं एक्स पार्टे, ठीक। पार्टी नहीं है, एक्स पार्टी। याद रखिएगा यार, ये बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड हैं, ये आते हैं और बढ़िया भर भर के आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए था, है ना। तो आप ये हमारी वीडियोस की हेल्प लीजिए। मेरी आवाज़ से आप अगर मतलब आप मेरी या आपकी खुद की या किसी की भी आवाज़ हो, आवाज़ से चीज़ें दिमाग में गूंज भरी रहती है ना, कहीं ना कहीं। तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। मेरी इन वीडियो से हेल्प लेना है, उसके बाद आपको अपने से एक बार उनको पढ़ना है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देते रहोगे तो आपको वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा होगा, लेकिन आप हमारी वीडियो देखने के बाद जब पढ़ोगे, उसके बाद वो क्वेश्चंस में पढ़ोगे तो आपको यार फिर याद रह जाएगा कि हाँ ये तो वही वर्ड है जो मैंने सबसे पहले आवाज़ में सुना था। ये चीज़ें वैसे यूज़ की जाती, समझ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत तरह यूज़ की जाती हैं। मैंने प्रोसेस भी बता दिया, ठीक। रिवाइज करते रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा, फाइनली अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। 15 फाइनल जजमेंट, डिसीजन बाय द जज दैट रिजॉल्व अ लीगल मैटर अनटिल अपील्ड, किसी भी कोर्ट के द्वारा पुनर्याचिका दायर करने से पहले जो एक कोर्ट निर्णय सुना देती है उसे कहते हैं फाइनल जजमेंट। किसी एक कोर्ट का भी, जैसे हाई कोर्ट में कोई भी आपने अपील लगाई थी, 2 केस मुकदमे पहुँचे, एक पार्टी जीत गई, तो उससे वो जो पार्टी जीत गई है तो उस कोर्ट के हिसाब से इस सारे मैटर में फाइनल जजमेंट ये है। लेकिन कोई एक पार्टी उससे नहीं खुश है कोर्ट के डिसीजन, तो वो हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है या मीडियोकर हाई कोर्ट जाना चाहती है, जो भी मतलब अपर कोर्ट में जाना चाहती है, तो अपील के पहले से अपील करेगी। उसके लिए अपील के पहले जो भी लोअर कोर्ट का डिसीजन होगा उसको कहते हैं फाइनल जजमेंट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को फाइनल जजमेंट ही कहेंगे, ठीक। 16 ग्राउंड्स, रीजन सफिशिएंट इन लॉ टू ब्रिंग टू जस्टिफाई रिलीफ, एक समय सारणी जब न्यायाधीश पार्टियों को उनके दावों के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर देते हैं।